Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 11th May 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of April 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about global order after COVID-19, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view, and the ideas discussed in this article is also important for political science optional students. So in this article we will discuss about how the global order will change after this COVID-19 is curbed. This article has been written by Mr. Rakesh Sood, and Rakesh Sood has been a former Indian diplomat, और इनके जो भी आर्टिकल्स द हिंदू में आते हैं उन सबको कम से कम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए. ही गिव्स अ डिफरेंट इनसाइट अबाउट इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स. सो इस आर्टिकल में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो मेजर ट्रेंड्स दुनिया भर में देखे जा रहे थे इन द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी वो और भी ज़्यादा शार्प हो जाएंगे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड. तो इनका सरल शब्दों में कहने का मतलब है कि ये जो नई सेंचुरी है 21st सेंचुरी जिसमें हम रह रहे हैं, इस सेंचुरी के अंदर ग्लोबल ऑर्डर में दुनिया भर में कुछ एक नए ट्रेंड्स देखे जा रहे थे, लेकिन वो ट्रेंड और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे जब सोसाइटी पूरी तरह से पूरी दुनिया कोविड-19 से निपट लेगी. उसके बाद जो वो ट्रेंड है वो और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. इन्होंने 5 बेसिक ट्रेंड्स के बारे में बात की है जो 21st सेंचुरी को डिमार्केट करते हैं, और इनका कहना है कि इन पोस्ट COVID-19 वर्ल्ड दीज ट्रेंड्स विल बिकम स्ट्रॉन्गर, एंड दीज ट्रेंड्स आर राइज ऑफ एशिया. सेकेंड वन इज पावर ऑफ द यूएस इज वेनिंग. सरल शब्दों में यूएस अब कमज़ोर हो रहा है, वो उतना पावरफुल नहीं है. थर्ड इज इंट्रा यूरोपियन फिजन. फोर्थ इज फेडिंग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड फिफ्थ इज एनर्जी फैक्टर. तो ये 5 ट्रेंड्स को ज़रा देखते हैं, एनालाइज करते हैं. सबसे पहला राइज ऑफ एशिया. तो एक बात आप सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो 21st सेंचुरी है इसको एशियन सेंचुरी नाम से भी जानते हैं. ऐसा माना जाता है कि 2 जो मेजर कंट्रीज़ हैं इंडिया और चाइना, जो दोनों एशियन कंट्रीज़ हैं, they are going to be drivers of the world in coming time. So इन दोनों कंट्रीज़ के कारण मेनली इस सेंचुरी को कहा जाता है एशियन सेंचुरी. और साथ ही साथ एक तरफ एशिया राइज कर रहा है और दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर परफॉर्मेंस इन 20th सेंचुरी, स्पेशली आफ्टर 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. वेस्ट कंट्रीज़ की इंक्लूडिंग यूएस की अब उतनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं रह गई है जितनी हुआ करती थी. Most of the West countries have suffered economically because of the global financial crisis that was witnessed in 2008, while Asia remained relatively resilient. आपको याद होगा, आपको पता होगा, अगर आपने करंट अफेयर्स फॉलो किया है तो 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का इम्पैक्ट ऑफ कोर्स इंडिया या चाइना के अंदर भी महसूस ज़रूर किया गया, बाकी एशियन इकोनॉमीज़ के अंदर भी महसूस ज़रूर किया गया, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड था दैट वाज मच हाइयर फॉर वेस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस एज कम्पेयर टू द इम्पैक्ट ऑन एशियन कंट्रीज़. तो एशियन कंट्रीज़ काफ़ी हद तक रिजिलियंट रही फ्रॉम द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. अगर हिस्ट्री उठा करके हम देखें देन वी विल फाइंड दैट टिल 18th सेंचुरी एशिया वाज डोमिनेंट एज फार एज ग्लोबल इकोनॉमी इज़ कंसर्न्ड. पूरी दुनिया का हाफ जीडीपी एशिया कॉन्टिनेंट को ही बिलोंग करता था टिल 18th सेंचुरी. देन केम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. ऑफ कोर्स आपको पता होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो पहला आया दैट केम इन यूरोप इन मिड 18th सेंचुरी. देन दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया अगेन इन मिड 19th सेंचुरी, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की मदद से यूरोपियन इकोनॉमी जो स्ट्रॉन्ग हो गए, और वहाँ पे जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ देन दे वेंट आउट इन सर्च ऑफ मार्केट एज वेल एज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, और इससे फिर स्टार्ट हुआ द ट्रेंड ऑफ कोलोनालाइजेशन ऑफ वर्ल्ड. इंडिया को भी इसी दरमियान कोलोनाइज कर लिया ब्रिटेन ने, और कई सारे यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग ब्रिटेन, फ्रांस, पोर्टुगल,
दे बिकेम कॉलोनियल पावर, और धीरे धीरे जो डोमिनेंस है वो यूरोपियन कंट्रीज़ का बिल्ड होने लगा, एंड दैट डोमिनेंस वेंट टू अ ग्रेटेस्ट हाइट इन 19th सेंचुरी। और फिर आया 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी में 2 वर्ल्ड वॉर के कारण यूरोप थोड़ा वीक हो गया, और फिर एक नया ग्लोबल पावर निकल के आया, वो है यूएसए, एंड यूएसए's डोमिनेंस वाज चैलेंज्ड फॉर द टाइम बीइंग इन लेट 20th सेंचुरी बाय यूएसएसआर ब्लॉक, बट ऑफ कोर्स आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991 US emerged as major superpower, unipolar superpower in the world। लेकिन फिर 21st सेंचुरी में अब 2 राइवल मेजर सुपर पावर इमर्ज हो रहे हैं एशिया में, दे आर चाइना एंड यूएस, हु कैन चैलेंज यूएस हेजेमनी, एंड दैट इज़ वाई 21st सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज सेंचुरी ऑफ एशिया, क्योंकि अब रिलेटिवली यूएस उतना स्ट्रांग नहीं रह गया है, वेस्ट कंट्रीज उतने स्ट्रांग नहीं रह गए एज दे वंस यूज टू बी। और उसका सबसे जो मेन कारण है दैट इज़ 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस दैट स्टार्टेड फ्रॉम यूएस इटसेल्फ। और अगर आप हाल का एग्जाम्पल भी उठा करके देख लें तो अभी भी आप देख लेंगे कि एशियन इकोनॉमीज, एशियन कंट्रीज हैव बीन मच मोर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द कोविड-19 पैंडेमिक एज कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसए। तो ये जो स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है दैट यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसए आर मच मोर डेवलप्ड एंड देयर गवर्नमेंट इज मच मोर इफेक्टिव, दैट परसेप्शन इज बीइंग चैलेंज्ड विद द रिसेंट फैक्ट रिगार्डिंग कोविड-19। हमारी सरकारें, इनफैक्ट पूरे एशिया की सरकारें, ये काफ़ी इफेक्टिव तरीके से इस कोविड-19 पैंडेमिक को कंट्रोल कर रही हैं एज कंपेयर टू वेस्ट इकोनॉमीज। उसके अलावा जो दूसरा ट्रेंड है वो है द पावर ऑफ यूएस इज वेनिंग। तो ऑफकोर्स पहले ट्रेंड से ही रिलेटेड है दूसरा ट्रेंड, एशिया रिलेटिवली स्ट्रांग होता जा रहा है, एशिया के 2 मेजर इकोनॉमीज इंडिया और चाइना रिलेटिवली स्ट्रांग होते जा रहे हैं, जबकि यूएस का पावर जो है अब वो कम होता जा रहा है। अब यूएस एज ए सेड इज नो लॉन्गर द मेजर हेजेमन, द लोन हेजेमन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी या वर्ल्ड ऑर्डर। आपको पता होगा 20th सेंचुरी के अंदर पूरी दुनिया का जो ऑर्डर है, ग्लोबल ऑर्डर है, उसको डिज़ाइन किया है, उसको सेटअप किया है यूएसए ने। जो इम्पॉर्टेंट डिसाइसिव एक्शंस लिए हैं यूएसए ने, जिससे 20th सेंचुरी के वर्ल्ड को डिफाइन किया जा सकता है, दे आर लाइक ट्रीटी ऑफ वर्साई। ट्रीटी ऑफ वर्साई वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको पढ़ रखा होगा, ब्रीफली आप इसके बारे में जानते हो। दैट वाज कंक्लूडेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, और आप इसके बारे में ब्रीफली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इसके बारे में पता है या नहीं। इफ़ नॉट देन आई विल कवर इट इन माई न्यूज़पेपर एनालिसिस लेटर ऑन। सो ट्रीटी ऑफ वर्साई इज़ वन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जिसकी मदद से ग्लोबल ऑर्डर को डिज़ाइन किया यूएसए ने। ट्रीटी ऑफ वर्साई में उसने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। उसके अलावा USA has a major dominance in designing global institutions like United Nation या Britain institutions like IMF and World Bank। ये हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि IMF और World Bank में लिटरली US के पास वीटो पावर है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी US और उसकी अलाई जैसे फ्रांस के पास वीटो पावर है, ब्रिटेन के पास वीटो पावर है। तो पूरा का पूरा ग्लोबल ऑर्डर 20th सेंचुरी में यूएसए और उसकी अलाइज ने डिज़ाइन किया है। एंड हाल फिलहाल में आप देखें कितने सारे जो 20th सेंचुरी में जो ग्लोबल रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स थ्रेट्स लाइक टेररिज्म या क्लाइमेट चेंज, वो यूएस नैरेटिव पे ही सेट हुए हैं। देखो, यूएस जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह लेवल कर देता है उनको टेररिस्ट माना जाता है, जिनको नहीं करता है उनको टेररिस्ट की तरह नहीं माना जाता है। सो दिस हैज़ बिन अ ट्रेंड दैट हैज़ बिन सीन इन वर्ल्ड इन 20th सेंचुरी। टेररिज्म के अलॉन्ग किस तरह से एक्शन होना चाहिए वो एक्शन भी डिफाइन करता रहा है यूएस। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कही जानी चाहिए, कौन कौन सी नहीं कहनी जानी चाहिए, क्लाइमेट चेंज पे किस तरह के प्रोविजंस लाए जाना चाहिए, उन सब पे यूएस का डोमिनेंस रहा है। बट नाउ यूएस इज नो लॉन्गर द लोन हेजेमन ऑफ ग्लोबल ऑर्डर, ऐसा लिखा है इस आर्टिकल में राकेश सूद साहब ने। अब अकेला यूएसए ग्लोबल ऑर्डर को डिज़ाइन नहीं करता है, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हाल फिलहाल का जो इवेंट है कोविड-19। इसमें आप देख रहे होंगे लगातार यूएस प्रेसिडेंट क्लेमर कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ को, दैट डब्ल्यूएचओ इज़ वर्किंग ऑन इंसिस्टेंस ऑफ चाइना। ये अपने आप में एक बिजार डेवलपमेंट है, एक अजीबोगरीब डेवलपमेंट है। पहली बार यूएसए कंप्लेन कर रहा है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है वो किसी दूसरे कंट्री के इंसिस्टेंस पे काम कर रही है। अदरवाइज अभी तक उल्टा होता रहा है। दुनिया भर की कंट्रीज अभी तक इस तरह का कंडेम करती रही हैं, कंप्लेन करती रही हैं कि वर्ल्ड एजेंसीज एक्ट ऑन बिहेस्ट ऑफ और एक्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ यूएसए, लेकिन पहली बार यूएसए इस तरह का कंप्लेन कर रहा है। ये क्लियर कट एक इंडिकेशन है कि यूएस का कंट्रोल ऑन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्लोबल ऑर्डर कम हो रहा है एज इट यूज्ड टू बी इन 20th सेंचुरी।
जो तीसरा ट्रेंड है दैट इज इंट्रा यूरोपियन फिजन। तो अब यूरोप के अंदर डिविजन्स आ रहे हैं। यूरोपियन इकोनॉमीज, यूरोपियन कंट्रीज अब उतने कोऑर्डिनेटेड नहीं हैं जितना वो हुआ करते थे, एंड देयर इज अ क्लियर कट इंटरनल डिवीजन इन यूरोप। नाउ दे डू नॉट कोऑपरेट इन द वे दे यूज टू। और इसके लिए कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास टू प्रूव दैट नाउ यूरोपियन इकोनॉमीज आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर, टू प्रूव द पॉइंट रिगार्डिंग इंट्रा यूरोपियन फिजन। तो 4 पॉइंट्स दिए गए, उन सबको एक एक करके देखते हैं। पहला है फोर्स्ड ऑस्टेरिटी दैट वाज इम्पोज्ड ऑन कंट्रीज लाइक पोर्टुगल, इटली, ग्रीस, स्पेन आफ्टर यूरोजोन क्राइसिस ऑफ 2011। यूरोजोन क्राइसिस मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, मैंने अपने इकोनॉमी सेक्शन में उसके वीडियोस यूट्यूब पे पढ़े हैं, आप उसको देख सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट नो अबाउट यूरोजोन क्राइसिस, आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो ऑफ यूरोजोन क्राइसिस इन टुडेज डिस्क्रिप्शन सेक्शन। तो यूरोजोन क्राइसिस जब 2010-11 में स्टार्ट हुआ तो उस टाइम में 4 मेन इकोनॉमीज थी, पोर्टुगल, इटली, ग्रीस, स्पेन, दैट वेर स्ट्रगलिंग। और इन सारे इकोनॉमीज़ को फोर्स किया गया, इनकी सरकारों को फोर्स किया गया कि आप अपने खर्चों को कम करें, उसको कहते हैं ऑस्टेरिटी मेजर। ऑस्टेरिटी मेजर लेने के लिए फोर्स किया गया बाय अदर मेजर यूरोपियन इकोनॉमीज लाइक जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, नीदरलैंड ड्यूरिंग द यूरोजोन क्राइसिस। तो वो पहला एक इवेंट था जहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो रही थी कि यूरोपियन यूनियन के अंदर अब डिफरेंसेस आ रहे हैं। फिर आपको पता ही है ब्रेक्सिट इज सॉर्ट ऑफ ब्रिटेन्स एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, दैट इज क्लियर कट इंडिकेशन दैट नाउ देयर इज इंटरनल डिवीजन इन यूरोपियन यूनियन। तीसरा हाल फिलहाल का इवेंट अगर देखें तो डिनायल ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स बाय यूरोपियन यूनियन नेबर्स टू इटली। और ऐसे हालात में इटली को चाइना पे डिपेंड होना पड़ा फॉर एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई। तो इटली जो यूरोपियन यूनियन का एक कंट्री है, उस वहाँ पे जब कोविड-19 के केसेस एकाएक से सर्ज कर गए और वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई हो गई थी। आपको पता है कि यूरोप के अंदर जो सबसे पहला जो मेजर इम्पैक्ट हुआ था वो इटली के अंदर हुआ था। और जब वहाँ पे इस तरह की हाई मोर्टेलिटी हो रही थी, उस टाइम में जब इटली ने रिक्वेस्ट किया आसपास के यूरोपियन इकोनॉमीज़ को टू सपोर्ट विथ मेडिकल इक्विपमेंट्स, तो यूरोपियन इकोनॉमीज़ ने उसको सपोर्ट नहीं किया। और वैसे हालात में चाइना केम फॉरवर्ड एंड हेल्प्ड इटली विथ मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई। So that again indicates कि there is some internal division in European Union. चौथा जो example है that proves that there is internal fission in European Union is regarding demand to scrap Schengen visa. तो सेंजन वीज़ा ज़रा समझते हैं। ये यूरोपियन यूनियन का या यूरोप के एरिया का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। देखो सेंजन वीज़ा का मतलब ये है कि अगर आपने ये सेंजन वीज़ा ले लिया यूरोप विजिट के लिए, तो आप इतने सारे कंट्रीज़ को एक साथ घूम सकते हैं। ये जो भी ये ब्लू कलर से हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है, ये सारे कंट्रीज़ का वीज़ा आपको एक साथ मिलता है और उसको कहते हैं सेंजन वीज़ा। आपने देख रखा होगा, अगर आपने खुद भी यूरो ट्रिप कर रखा है तो आपको पता होगा कि आपको जो भी कंट्री सेंजन एरिया में आते हैं, फॉर एग्जांपल ये है इटली और ये है पोर्टुगल, स्पेन एंड पोर्टुगल। तो अगर आपने इटली का वीज़ा ले रखा, अगर आपने इनफैक्ट सेंजन वीज़ा ले रखा है, तो आप उसी वीज़ा के हेल्प से इटली, पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस हर जगह विजिट कर सकते हैं। ऑफकोर्स स्विट्ज़रलैंड इसके अंदर नहीं आता, यहाँ येलो कलर से स्विट्ज़रलैंड रिप्रेजेंट किया गया है। स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए आपको अलग से वीज़ा लेना होता है, स्पेशली ऑफ स्विट्ज़रलैंड। तो ये सेंजन वीज़ा इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़। वहाँ पे आराम से फ्री मूवमेंट होता है अक्रॉस द बॉर्डर। बट अब इस सेंजन वीज़ा को स्क्रैप करने की डिमांड चल रही है यूरोप के अंदर। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि सेंजन वीज़ा के कारण ही यूरोप के अंदर कोविड-19 इतना फास्ट तरीके से स्प्रेड हुआ है, क्योंकि एक ट्रैवलर आराम से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करता रहा और इस कारण से सारी की सारी ये कंट्रीज जो सेंजन वीज़ा के अंदर आती हैं वहाँ पे कोविड-19 फास्ट तरीके से स्प्रेड हो गया। सो इस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ को दूर करने के लिए अब डिमांड आ रही है कि सेंजन वीज़ा को भी कैंसिल कर दिया जाए। तो सेंजन वीज़ा को स्क्रैप करने का मतलब है कि देयर इज़ नाउ डिवीजन इन यूरोपियन यूनियन एंड यूरोप कंट्रीज आर नाउ नो लॉन्गर कोऑर्डिनेटेड और इंटीग्रेटेड इन द वे दे यूज्ड टू बी। उसके अलावा जो चौथा मेजर ट्रेंड है दैट इज़ अबाउट फेडिंग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब कई बार तो इस तरह के क्वेश्चंस उठते रहे हैं ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के लेजिटिमेसी के ऊपर कि वो कितने पावरफुल हैं और वो कितना फ्री तरीके से काम करते रहे। इस पे तो कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन ये जो प्रेजेंट एग्जांपल है जहाँ पे WHO की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा है, इससे तो एक बात अब क्लियर हो गई है दैट मेजर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस आर विक्टिम ऑफ ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स।
फेलियर ऑफ WHO इन कर्बिंग कोविड-19 पैंडेमिक इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। उसके अलावा कई सालों से सीरिया में, येमेन में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है पिछले 7-8 सालों से, लेकिन UNSC के अंदर कोई भी एक कंक्रीट स्टेप नहीं लिया जा सका इन ऑर्डर टू कर्ब दिस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। आखिर UNSC इज़ द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी अक्रॉस द ग्लोब। तो सीरिया और येमेन में अगर ये क्राइसिस चल रहा है तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल लेवल पे UNSC की होती है, लेकिन ये क्राइसिस अभी तक चलता आ रहा है पिछले 7-8 सालों से। दैट इंडिकेट्स दैट इनफैक्ट UNSC इज ऑल्सो विक्टिम ऑफ ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स। In fact, global institutions like G7, G20, IMF, World Bank, now they appears failing in their ability to avoid the recession because of COVID-19. तो ये सारे examples prove करते हैं कि जो global organizations हैं now they are becoming weak, and they are mostly becoming weak because of they are becoming victims of global power politics. दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ अपने अलग अलग मोटिव से ड्राइव होकर के इन सारे इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही हैं, और इस कारण से ये सारे इंस्टीट्यूशंस इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रहे। जो पांचवा ट्रेंड है दैट इज़ अबाउट एनर्जी फैक्टर। तो इस आर्टिकल में ये लिखा है अंत में राकेश सूद साहब ने कि देखो, पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में दुनिया भर में रिसेशन आएगा, और जब रिसेशन आएगा तो ऑयल की डिमांड, क्रूड ऑयल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर जाएगी। वो हाल फिलहाल में हम देख सकते हैं वैसे भी क्रूड ऑयल की डिमांड कितना गिर चुका है। और वैसे हालात में जो ये वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि इराक, ईरान, सऊदी अरबिया, ओमान, UAE, कतर, दे हेविली डिपेंड ऑन क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट। और जब एक बार क्रूड ऑयल प्राइसेस क्रैश कर जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, तो जो ये मेजर इकोनॉमीज़ हैं ऑफ वेस्ट एशिया, ये सारे के सारे एक तरह के क्राइसिस में आ जाएंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस में। और इस इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस आएगा, क्योंकि जब लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, लोगों की लाइफस्टाइल ख़राब होगी, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इन्फ्लेशन आएगा, देन पीपल विल गेट इंगेज्ड इनटू प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, एंड दैट विल लीड टू पॉलिटिकल अनरेस्ट। और पॉलिटिकल अनरेस्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं यहाँ के बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड दैट माइट लीड टू राइज इन इनस्टेबिलिटी एंड राइज ऑफ टेररिज्म इन वेस्ट एशिया, दैट माइट डीस्टेबलाइज द एंटायर वर्ल्ड। तो ये सारे ट्रेंड एनालाइज किए हैं और प्रेडिक्ट किए हैं राकेश सूद साहब ने इस आर्टिकल के अंदर। The next article is taken from international segment. It is about Indian and Chinese troops engaged in clashes in Sikkim. So this article is again important from our paper 3 international relations point of view, especially the subtopic India and its neighborhood relations. सो सबसे पहले समझते हैं ये न्यूज़ आर्टिकल है क्या। देखो, हाल फिलहाल में दो ऐसे इंसिडेंट्स हो गए हैं ऑफ क्लैश बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज़ ट्रूप्स ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर। पहला इंसिडेंट तो हुआ है देखो 5 और 6 मई के रात के अंदर, जहाँ पे ये पैंगोंग सो एक लेक है, जहाँ इसके आसपास ये बॉर्डर रीजन में लद्दाख के अंदर इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स वेयर गेट इंगेज्ड इन सम क्लासेस। सो यहाँ पे डिटेल्स हमने दे रखा है। पहला है पैंगोंग सो एक लेक, तो आपको याद रखना है पैंगोंग सो लेक इज इन लद्दाख, आपको प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। यहाँ पे पहला क्लास हुआ बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स। उसके अलावा परसों यानी कि सैटरडे को ये एक नाकुला सेक्टर है सिक्किम में, उस नाकुला सेक्टर के पास जहाँ पे मुकुट थांग पास भी है, ये मुकुट थांग पास आप याद रखेंगे फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नाकुला सेक्टर के पास मुकुट थांग पास है, और वहाँ पे इंडिया और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में क्लैश हो गया फिर से, जिसमें 4 इंडियन और 7 चाइनीज़ सोल्जर्स इंजर्ड हुए। अब ये वैसे तो कोई बहुत मेजर क्लास नहीं है, बट इन माइनर क्लासेस हाल फिलहाल में क्यों हो रहे हैं उनको ज़रा समझते हैं। रीजन्स बिहाइंड सच क्लासेस, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो क्लासेस हैं जो चाइनीज़ सोल्जर्स कर रही हैं, दैट इज़ मेनली ऑन इंसिस्टेंस ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी। आपको एक बात पता होगा कि चाइनीज़ आर्मी को कहा जाता है, उनका नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नई स्ट्रैटेजी है, उनको चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि आप इंडियन सोल्जर्स के साथ थोड़ा क्लैश में इंगेज हो, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा गया है। और इस आर्टिकल को लिखा है जयदेव रणदे साहब के ओपिनियन के हिसाब से, एंड जयदेव रणदे इज़ एक्सपर्ट ऑन इंडिया चाइना इंटरनेशनल रिलेशंस। तो उनका ऐसा मानना है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जानबूझ करके इंडिया के साथ टेंशन क्रिएट कर रही है ताकि इंडिया को प्रेशर में लाया जा सके। तो फिर हमें ये भी समझना होगा कि आखिर चाइना क्यों चाहता है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए। हाल फिलहाल में जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं
उस कारण से अब चाइना एग्रेसिवली चाहता है कि इंडिया के ऊपर थोड़ा सा डोमिनेंस बनाया जाए, थोड़ा प्रेशर बिल्ड किया जाए। तो जरा समझते हैं कि हाल फिलहाल में से क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं जिस कारण से चाइना हैज़ टेकन एन एग्रेसिव पोस्चर अगेंस्ट इंडिया। पहला है क्रिटिसिज्म फॉर कोविड-19। आपको एक बात तो पता है कि कोविड-19 के आउटब्रेक के कारण अभी दुनिया भर में अकेले चाइना को ही रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। कुछ दिनों पहले आपको पता ऑस्ट्रेलिया ने उसके खिलाफ क्वेश्चन किया था, जर्मनी ऑलरेडी कर चुका है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार कर ही रहे हैं। इंडिया के अंदर अभी तक ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इस तरह का क्रिटिसिज्म नहीं आया है, बट नो डाउट जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है या सोशल मीडिया है वहाँ पे लगातार चाइना का क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। एक तरह का जेनोफोबिया भी स्प्रेड किया जा रहा है अगेंस्ट चाइना बिकॉज ऑफ इट्स फेलियर इन कर्बिंग द कोविड-19 आउटब्रेक। इनफैक्ट चाइना इज बीइंग ब्लेम्ड फॉर इनिशिएटिंग दिस पैंडेमिक, और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि चाइना ने इसको डेलिबरेटली किया है। तो इस कारण से चाइना की इमेज खराब हो रही है और अब चाइना चाहता है कि इंडिया के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाया जाए ताकि भारत सरकार कम से कम क्लियरली या ओपनली चाइनीज़ गवर्नमेंट को ब्लेम ना करे फॉर आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। तो इस कारण से वो थोड़ा सा इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हैं। दूसरा, हाल फिलहाल में आपको पता है कि इंडिया ने एफडीआई नॉर्म्स में थोड़ा सा चेंज किया है, और वो एफडीआई नॉर्म्स में चेंज इस तरह से किया है कि अब कोई भी एफडीआई कमिंग फ्रॉम कंट्रीज शेयरिंग बॉर्डर विथ इंडिया विल कम ओनली थ्रू अप्रूवल मोड। वहाँ पे भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जब ये मैंने टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि वैसे तो चाइना का नाम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है भारत सरकार ने इन ब्रिंगिंग दिस न्यू एफडीआई नॉर्म्स, बट दिस इज ब्रॉट मेनली टेकिंग द आइडिया ऑफ इम्पोर्ट और एफडीआई कमिंग फ्रॉम चाइना, क्योंकि चाइना से ही मेजर एफडीआई आता है। और हाल फिलहाल में जब इंडियन इकोनॉमी वीक है, इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं या कंपनियां उनके पास अभी पैसा नहीं है, तो चाइना से हेवी एफडीआई आने के चांसेज हैं, और उस एफडीआई की मदद से चाइना हमारे इंडियन कंपनीज़ के अंदर मेजर स्टेक होल्डर बन सकता है, जिसको भारत सरकार होने नहीं देना चाहती है। दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉट दिस न्यू नॉर्म्स रिगार्डिंग एफडीआई। तो भले चाइना का नाम नहीं लिया है, लेकिन ऑफ कोर्स चाइना वाज एंग्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस न्यू डेवलपमेंट। तो इस कारण से भी चाइना इंडिया के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाना चाहता है। और जो तीसरा डेवलपमेंट है दैट इज़ रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ चाइनीज़ किट्स बाय इंडिया। तो आपको पता है कि इंडिया ने कुछ ऑर्डर्स दिए थे टू चाइना फॉर टेस्टिंग किट्स, लेकिन जो पहला लॉट आया उसमें ही कुछ इक्विपमेंट्स फॉल्टी निकले। उसके बाद इंडिया ने पूरा का पूरा ऑर्डर ही इन टेस्टिंग किट्स का कैंसिल कर दिया था। इस कारण से चाइना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हुआ था, लेकिन फिर भी इंडिया ने जो सारा का सारा ऑर्डर था उसको कैंसिल कर दिया था। तो इन तीन कारण से, इन तीन हाल फिलहाल में जो डेवलपमेंट्स हुए, इस कारण से इंडिया और चाइना के बीच में थोड़े डिफरेंसेस आए हैं, एंड नाउ चाइना वांट्स टू बिल्ड सम प्रेशर ऑन इंडिया। तो ज़रा सा ब्रीफली ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। एक तो लद्दाख सेक्टर में आपको पता ही है, ये जो अक्साई चीन वाला रीजन है दैट हैज़ बीन अक्वायर्ड बाय चाइना सिंस 1962 वॉर। तो एक तो ये रीजन में थोड़ा डिस्प्यूट है, दिस इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। दूसरा, ये जो मैकमोहन लाइन है दैट डिमार्केट्स बाउंड्री बिटवीन अरुणाचल प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया एंड चाइना, ये मैकमोहन लाइन को चाइना ऑफिशियल लाइन की तरह आइडेंटिफाई नहीं करता है। उसका ऐसा मानना है कि ये मैकमोहन लाइन लेजिटिमेट नहीं है एंड इंटायर अरुणाचल प्रदेश बिलोंग्स टू चाइना। उसके अलावा जहाँ तक सिक्किम का सवाल है, तो चाइना कभी कभार सिक्किम टेरिटरी को भी लेकर भी डिस्प्यूट कर देता है इंडिया के साथ। तो चाइना कीप्स ऑन क्लेमिंग दैट सिक्किम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, चाइना हैड ऑफिशियली एक्सेप्टेड दैट सिक्किम डज नॉट बिलोंग टू चाइना, लेकिन उसके एक साल बाद ही चाइना ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया और उसने फिर से सिक्किम के ऊपर अपना क्लेम बताना शुरू कर दिया। The next article is again taken from international segment. It is about Mission Sagar, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So देखते हैं इस न्यूज़ आर्टिकल को समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मिशन सागर। तो भारत सरकार ने इंडियन नेवल शिप जिसका नाम है INS केसरी, उसको भेजा है ऑन असिस्टेंस टू सम इंडियन ओशन कंट्रीज़ लाइक मालदीव, मॉरिशस, मडगास्कर, कॉमरोज एंड सेचेल्स। तो INS केसरी के मदद से मेडिकल टीम भेजी गई है, एसेंशियल फूड सप्लाईज भेजे गए हैं इन 5 कंट्रीज़ को।
और इस मिशन को नाम दिया गया है मिशन सागर। एंड दिस असिस्टेंस हैज़ बीन सेंट इन ऑर्डर टू हेल्प दीज कंट्रीज टू फाइट कोविड-19। तो कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ाई जारी रखने के लिए इन सारे कंट्रीज़ को असिस्टेंस भेजा, इन 5 कंट्रीज़ को भारत ने, और इसको नाम दिया है मिशन सागर। अब इस टॉपिक को, अब मिशन सागर इतना छोटा टॉपिक है, हो सकता है प्रीलिम्स में हमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए, लेकिन मेंस में डायरेक्टली नहीं आएगा। सो लेट अस सी हाउ वी कैन यूज़ दिस एग्जांपल, दिस डेवलपमेंट इन आवर आंसर राइटिंग। सो देखो, ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ सम ऑफ द कोऑपरेशंस बिल्ड बाय इंडिया इन इंडियन ओशन रीजन टू मेंटेन इट्स इन्फ्लुएंस एंड कर्ब द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। ये ऑलरेडी इतने सारे इनिशिएटिव्स हम डिस्कस कर चुके हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स ब्रॉट बाय इंडिया इन इंडियन ओशन रीजन आर लाइक इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन कमीशन, सागर इनिशिएटिव एंड प्रोजेक्ट मौसम। और इन चारों के चारों इनिशिएटिव्स को डिटेल में मैं डिस्कस कर चुका हूँ इन माई न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 22 अप्रैल 2020। तो आप उसको देख सकते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स इन्फ्लुएंस इन इंडियन ओशन रीजन। और हाल फिलहाल में अब भारत सरकार ने एक और मिशन लाई है जिसका नाम है मिशन सागर। तो ये जो मिशन सागर लेकर के आई है भारत सरकार, दैट इज़ अंडर दिस सागर इनिशिएटिव ओनली ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था इन 2015। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ दैट दिस सागर इनिशिएटिव स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, एंड दिस रीजन बिलोंग्स टू इंडियन ओशन। यहाँ पे बात की जा रही है इंडियन ओशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो मिशन सागर है दैट इज़ एन इनिशिएटिव अंडर सागर ऑफ इंडियन ओशन, जो मोदी सरकार ने 2015 में अनाउंस किया था। तो कभी भी आप इंडियन ओशन पे आंसर लिख रहे हो, वहाँ पे आप ये सारे इनिशिएटिव्स अगर लिखेंगे तो वहाँ पे सागर इनिशिएटिव के अंदर इसको आप करंट एग्जाम्पल की तरह, मिशन सागर को आप करंट एग्जाम्पल की तरह जरूर लिखेंगे, और आप बताएंगे कि कैसे INS केसरी को भारत सरकार ने भेजा है फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंस एंड सिविल सप्लाई असिस्टेंस फॉर 5 इंडियन ओशन आइलैंड्स। The next article is taken from national segment. It is about ELISA test for COVID-19, and this topic is important from our syllabus paper 4 science and technology point of view. So सबसे पहले न्यूज़ समझते हैं, ये न्यूज़ आर्टिकल क्या है। देखो, पुणे की एक इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, उसने एक किट डेवलप किया, टेस्टिंग किट डेवलप किया है जिसका नाम है ELISA टेस्ट किट फॉर कोविड-19। ELISA स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऑब्जॉर्बेंट एसे। और अब ये किट को डेवलप करने के बाद एक फार्मा कंपनी है जाइडस कैडिला, इसको लाइसेंस दिया गया है कि वो मास प्रोडक्शन कर सकें। तो 3 हफ्तों में ये मास लेवल पे ये किट आ जाएगा, जिससे हम लोग लार्ज स्केल पे फास्टर तरीके से कोविड-19 का टेस्ट कर पाएंगे। आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है दैट दिस ELISA टेस्ट इज़ ऑलरेडी कंडक्टेड फॉर HIV इन्फेक्शन। तो HIV इन्फेक्शन के लिए ELISA टेस्ट ऑलरेडी किया जाता है, अब यही टेस्ट कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। और ये जो नया अप्रोच है ELISA टेस्ट अप्रोच, इसकी मदद से जो टेस्टिंग रेट है उसको काफ़ी हद तक फास्ट किया जा सकता है। अब एक बार में 90 सैंपल्स को टेस्ट किया जा सकता है इन 2.5 आवर्स। सो दिस विल हेल्प अस इन डूइंग द मास टेस्टिंग एंड इन ऑर्डर टू टेस्ट कि क्या हमारे देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी हो पा रहा है। तो इससे हमारे जो फाइट है अगेंस्ट कोविड-19 उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये ऐसा नहीं कि कुछ पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन है, ये टेक्नोलॉजी कई सारी दुनिया की कंट्रीज़ ऑलरेडी यूज कर रही हैं और अब इसको इंडिया भी यूज करेगा। लेकिन इंडिया ने फैसला लिया है दैट रादर दैन इम्पोर्टिंग इट फ्रॉम सम फॉरेन कंट्री, इंडिया खुद ही बिल्ड करेगा इंडिया के अंदर और उसको यूटिलाइज करेगा। तो एक बार ज़रा सा ब्रीफली समझते हैं कि आखिर ये ELISA टेस्ट काम कैसे करेगा, how ELISA test will work। आपको एक बात जाननी चाहिए कि जब भी हमारे ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में कोई भी वायरस आता है, इनफैक्ट कोई भी फॉरेन मटेरियल आता है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो हमारी बॉडी उस फॉरेन मटेरियल के अगेंस्ट एक तरह का डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रोड्यूस करती है, एक तरह का डिफेंसिव मटेरियल प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है एंटीबॉडी। और उस एंटीबॉडी की मदद से उस फॉरेन मटेरियल को मारने की कोशिश की जाती है, और ये जो ELISA टेस्ट है उस एंटीबॉडी को ही डिटेक्ट करेगा। तो इस फिगर की मदद से ज़रा समझते हैं, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है और मान लो कि ये कोरोना वायरस है।
ये हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आने की जब कोशिश करेगा तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट एक स्पेशल तरह की एंटीबॉडी डेवलप करेगी इनसाइड अस। और ये जो एलिसा टेस्ट है ये कोरोना वायरस को डायरेक्ट टेस्ट नहीं करेगा, हाँ ये नहीं पाने की कोशिश करेगा कि कोरोना वायरस हमारे बॉडी में है, ये उल्टा ये एंटीबॉडी दैट इज डेवलप्ड अगेंस्ट कोरोना वायरस उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। और अगर इस तरह की एंटीबॉडी हमारे बॉडी में पाई गई, इसका मतलब ये है कि दैट पर्सन वाज इंट्रोड्यूस और दैट पर्सन वाज सब्जेक्टेड टू कोरोना वायरस इन्फेक्शन, तभी तो उसके बॉडी में कोरोना वायरस के अगेंस्ट इस तरह की एंटीबॉडी है। तो इस तरह से टेस्टिंग का काम करेगी एलिसा टेस्ट। जो अभी तक हम टेस्टिंग कर रहे थे उस टेस्टिंग टेक्नोलॉजी का नाम है RT-PCR टेस्ट। सो एक बार जरा दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं, एलिसा और RT-PCR टेस्ट के बीच का डिफरेंस। RT-PCR स्टैंड्स फॉर रैपिड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपकी बॉडी से स्वैब निकाला जाएगा, थ्रोट से या नोज से स्वैब निकाला जाएगा और उसके स्वैब के अंदर से RNA एक्सट्रैक्ट किया जाएगा एंड देन दैट RNA विल बी कन्वर्टेड टू DNA एंड देन अ सुटेबल केमिकल विल बी इंजेक्टेड इन दैट DNA टू डिस्टिंग्विश द SARS-CoV-19। तो इस तरीके से टेस्ट किया जाता है दिस RT-PCR टेस्ट। अब आपको इतना टेक्निकल डिटेल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखो कि देखो एलिसा टेस्ट के अंदर एंटीबॉडी को टेस्ट किया जाता है कि क्या हमारी बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडी है दैट एक्ट अगेंस्ट कोरोना वायरस, और RT-PCR के अंदर सीधा सीधा वो कोरोना वायरस को टेस्ट किया जाता है कि क्या हमारे बॉडी के अंदर कोरोना वायरस है। तो इन दोनों के कारण एक बेसिक अंतर आएगा। देखो वो इंसान जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हुआ भी और बाद में वो ठीक भी हो गया, तो वैसे इंसान के अंदर एलिसा टेस्ट फिर भी पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा, क्योंकि एक बार तो इन्फेक्शन हुआ और उस कारण से उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी डेवलप किया। अब एक बार आपके अंदर से कोरोना वायरस खत्म भी हो गया तब भी वो एंटीबॉडी तो रहेगी ही, एंड दैट इज वाई एलिसा टेस्ट विल कीप ऑन शोइंग पॉजिटिव फॉर दैट पर्सन हु हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना वायरस इन्फेक्शन। लेकिन ये जो RT-PCR टेस्ट है वो तभी तक आपको पॉजिटिव दिखाएगा जब तक आपके अंदर कोरोना वायरस है। एक बार कोरोना वायरस आपकी बॉडी से खत्म हो गया तो फिर वो आपको कोरोना वायरस नेगेटिव दिखाएगा, आपको बताएगा कि आप क्योर हो चुके हैं। तो ये एक बेसिक अंतर है एलिसा टेस्ट में और RT-PCR टेस्ट में। आप इसको शॉर्ट कमिंग भी बोल सकते हैं एलिसा टेस्ट का। एलिसा टेस्ट का एक फ़ायदा ये है कि फास्टर तरीके से किया जा सकता है टेस्ट, जल्दी जल्दी टेस्ट हो सकता है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि जो इंसान रिकवर हो चुका है उसको भी ये इन्फेक्टेड ही बताएगा, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर तो एंटीबॉडीज़ पाए जाएंगे। और टुडे इन क्वेरी सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट जीरो बेस्ड बजटिंग। तो फिर से किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन जीरो बेस्ड बजटिंग, सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड इट। जीरो बेस्ड बजटिंग इज अ मेथड ऑफ बजटिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेस विल बी जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू ईयर। जीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो बेस एंड एवरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज एनालाइज्ड फॉर इट्स नीड एंड कॉस्ट. It is opposite of traditional budgeting where every year some incremental budget allocation is done. ये तो बेसिक डेफिनेशन है, इसको ज़रा समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। सो मान लो कि ये बजट है, बजट फिगर है 2018-19 का, जिसमें भारत सरकार ने फैसला लिया कि एग्रीकल्चर पे वो खर्च करेगी 10,000 करोड़ हाइपोथेटिकली, एजुकेशन पे वो खर्च करेगी 5,000 करोड़, हाउसिंग पे वो खर्च करेगी 8,000 करोड़, MG नरेगा स्कीम के लिए वो खर्च करेगी 7,000 करोड़। तो ये जो ट्रेडिशनल बजटिंग अप्रोच है जो दुनिया भर की सरकारें इन जनरल लेती हैं, उसमें होता क्या है कि ये जो बेसिक खर्चे किए हैं एक साल पिछले साल के बजट पे, उसी के बेसिस पे अगले साल का बजट प्रिपेयर कर देंगे कि मान लो ये सारे जगहों पे खर्च किया था पिछले साल एग्रीकल्चर पे, तो उसी में थोड़ा सा और एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, 10,000 के जगह पे 11,000 करोड़ कर दिया, 10% एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। एजुकेशन किया था तो उस पर 10% बढ़ा करके 5,500 करोड़ कर दिया। हाउसिंग पे 10% बढ़ा दिया, MG नरेगा पे मान लो 10% बढ़ा दिया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर एक हेड पे वो 10% ही बढ़ाएंगे, कम या ज़्यादा, लेकिन बेसिक हेड वो रखें कि यार पिछले साल तो इस पे 7,000 करोड़ खर्च हुआ था तो इस पे थोड़ा और ज़्यादा खर्च कर देते हैं। दैट वे बजटिंग ट्रेडिशनली इज डन। तो पिछले साल के बेसिस पे अगले साल के बजट को बनाना ही कहते हैं ट्रेडिशनल बजटिंग। इंक्रीज इन एवरी हेड बाई सर्टेन परसेंटेज विद द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर बजट। लेकिन ये जो जीरो बेस्ड बजटिंग है, इसमें मान लो पिछले साल का बजट ये था, लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग में
सरल मतलब ये है कि पिछले साल के बजट से कोई मतलब नहीं है नेक्स्ट ईयर के बजट के प्रिपरेशन को। अगले साल के बजट में फिर से हर एक डिमांड को जीरो बेस से देखा जाएगा कि इस फील्ड को कितनी ज़रूरत है, किसी नए फील्ड की ज़रूरत है क्या, और इस तरीके से बजट प्रिपेयर किया जाएगा। तो मान लो एग्रीकल्चर में उनको लगा कि खर्च करने की ज़रूरत है, उन्होंने फिर से प्लानिंग की कि इन सेक्टर में इतना एग्रीकल्चर के अंदर खर्च कर, उन्होंने 12,000 करोड़ का खर्च निकाला। एजुकेशन, उनको लगा कि एजुकेशन में इतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से जीरो से उन्होंने प्लानिंग की कि सर्व शिक्षा अभियान में इतना, उसमें इतना, और करके उन्होंने प्लान निकाला 3,500 करोड़। इनको कोई मतलब नहीं है कि पिछले साल 5,000 करोड़ खर्च हुआ था तो इस साल उसे थोड़ा ज़्यादा ही करना चाहिए। ये लोग फिर से जीरो से प्लानिंग करेंगे कि एजुकेशन में किन किन सेक्टर्स में कैसे खर्च होगा, और इस हिसाब से 3,500 करोड़ का। हाउसिंग में मान लो उन्होंने प्लान किया कि ज़रूरत ही नहीं है तो हाउसिंग को स्क्रैप कर दिया। इसका मतलब ये है कि पिछले साल का कोई बेसिस ही नहीं लिया। एमजी नरेगा में फिर से प्लानिंग किया, पिछले साल का कोई मतलब नहीं है, पिछले साल के कोई बेसिंग नहीं लिया, जीरो बेस ले लिया पिछले साल का, और फिर से स्क्रैप से प्लानिंग की कि एमजी नरेगा में अलग अलग जगहों पे कितने खर्चों की ज़रूरत है, और इस तरह से एमजी नरेगा का अलग बजट डिसाइड किया गया। सो ये मतलब होता है जीरो बेस्ड बजटिंग का। पिछले साल की बजट से हमें कोई मतलब नहीं है, हम हर एक रिक्वायरमेंट को डिटेल में फिर से स्टडी करेंगे, समझेंगे, और वापस से बजट प्लान करेंगे, अपने एक्सपेंडिचर्स प्लान करेंगे। उसको कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। एवरी एक्सपेंडिचर विल बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम जीरो, और जब तक उसकी ज़रूरत होगी तभी उसको लेकर के आ जाएगा। ऐसा नहीं कि पिछले साल ये चल रहा था तो उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट करके ला दिया। कॉन्सेप्ट वाइज तो ये अच्छा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर साल हर एक प्लानिंग जीरो से करना थोड़ा मुश्किल है। आपको पिछले साल का थोड़ा तो अंदाज़ा लेना होगा कि इन सारे फील्ड्स में इतना खर्चा हुआ था तो उससे थोड़ा ज़्यादा इस साल कर देंगे। टू डिसाइड एवरीथिंग राइट फ्रॉम द बेसिक्स और जीरो इज़ डिफ़िकल्ट, इम्प्रैक्टिकल ऑल्सो। यहाँ पे मैंने डिटेल में पॉइंट वाइज बता रखा है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बजटिंग एंड जीरो बेस्ड बजटिंग। आप इसको पढ़ सकते हैं। वही बातें हैं जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था। जीरो बेस्ड बजटिंग का यहाँ पर मैंने हिस्ट्री भी एक्सप्लेन कर रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जीरो बेस्ड बजटिंग को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर बार आपको जीरो से प्लानिंग करना है कि मैंने इस साल इतना किया था तो अगले साल आपको कोई मतलब नहीं है कि पिछले साल किस फील्ड में कितना किया था। इसलिए इसको अलग अलग फील्ड में इंप्लीमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहा है। इसको 1983 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी भारत सरकार ने। 7th 5 ईयर प्लान में 1988 टू 1993 इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, लेकिन हर बार जीरो बेस्ड बजटिंग इतनी इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द कॉन्स्ट्रेंट्स। In our segment 400 most probable topics for upcoming UPSC prelims 2020, today we'll cover topic number 301 to 305. Topic number 301 is about free trade agreements of India. So major free trade agreements that India has signed and implemented so far include South Asia Free Trade Agreement, जिसको SAFTA भी कहते हैं, India ASEAN Comprehensive Economic Cooperation Agreement, India Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement and India Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement. आपको याद रखना है that there is no free trade agreement between India and USA. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 302 is about National Disaster Risk Index. The Union Ministry of Home Affairs with support of United Nations Development Program has prepared for the first time a National Disaster Risk Index for India. It mapped hazards and vulnerabilities including economic vulnerabilities across 640 districts and all states including Union Territories of India. The index factors in exposure of population, agriculture, livestock and environmental risk. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 303 is about Sendai Framework. तो Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, जिसको चलाया जा रहा है from 2015 और जो चलेगा till 2013, was adopted at the 3rd United Nations World Conference in Sendai, Japan on March 18, 2015. एंड इट वॉज सक्सेसर ऑफ ह्यूगो फ्रेमवर्क। तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क चल रहा था जिसका नाम था ह्यूगो फ्रेमवर्क, जो 2005 से 2015 तक चला, और जब 2015 में वो लैप्स कर गया ह्यूगो फ्रेमवर्क तो लाया गया सेंडाई फ्रेमवर्क। And this covers risk arising from all type of hazards like natural or man-made hazard or environmental, technological or biological hazard. But this Sendai framework is non-binding agreement. India is part of the Sendai framework. Please attempt this question that is based on this topic.
Topic number 304 is about Cartagena Protocol. The Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on the Biological Diversity is an international treaty governing the movements of living modified organisms resulting from modern biotechnology from one country to another. It established an advanced informed agreement procedure for ensuring that countries are provided with the information necessary to make informed decisions before agreeing to the import of such organisms into their territory. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 305 is about the Faith of Earth initiative. The United Nations Environment launched the Faith for Earth initiative in November 2017. The goal of the Faith for Earth initiative was to strategically engage with faith-based organizations, जैसे कि मदरसा वगैरह होते हैं या चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं किसी भी टेम्पल के, उन सबको engage करना एज ए पार्टनर for them to collectively achieve the sustainable development goal and fulfill the objective of 2030 agenda. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 296 to 300 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question number 301 to 305 can be attempted by the students, and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.